हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक, कुशल मंगल। जी, हमारे अगले कॉन्सेप्ट का नाम है प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। अब जब मैं प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म की बात करता हूं तो यानी कि फर्म की बैलेंस शीट में कौन कौन सी प्रॉपर्टी आती है, मैं इसकी चर्चा करने जा रहा हूं। अच्छा, जब मैं कहता हूं फर्म की बैलेंस शीट में क्या क्या आता है, तो फिर सबसे पहली बात तो जो भी फर्म ने गुडविल कमाई है वो फर्म की प्रॉपर्टी है। बड़ी सीधी सी बात है, गुडविल किसी एक इंडिविजुअल पार्टनर की तो प्रॉपर्टी है नहीं, तो वो तो पूरी फर्म की प्रॉपर्टी है। दूसरी बात, जब पार्टनरशिप फर्म शुरू हो रही होती है तो उस टाइम जो जो पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म में इनिशियली लेकर आते हैं, कोई कुछ एसेट लेके आएगा, कोई कुछ अपनी बिल्डिंग लेके आएगा, कोई अपनी कार वगैरह लेके आएगा, तो वो जो जो कुछ भी फर्म में लाया जाता है वो सब फर्म की प्रॉपर्टी होती है। तो ऑल द प्रॉपर्टीज, राइट एंड इंटरेस्ट ओरिजिनली ब्रॉट का मतलब है जिस टाइम फर्म बन रही होती है। फिर अब फर्म मान लीजिए शुरू हो गई, फर्म शुरू हुई, उसके बाद फर्म ने माल बेचा, उससे पैसा आया, पैसे से फर्म ने कार खरीद ली, तो यानी कि वो एसेट जो कि फर्म से पैसे से खरीदी गई है, यानी कि प्रॉपर्टी एक्वायर्ड विद द मनी बिलोंगिंग टू द फर्म। अच्छा, फिर उसके बाद क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ भी जो फर्म के बिहाफ पर, फर्म के नाम पर जिसका इनवॉइस या बिल फर्म के नाम पर हो, जैसे स्टॉक वगैरह, वो भी फर्म की प्रॉपर्टी है। यस, द प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय परचेज और अदरवाइज बाय और फॉर द फर्म, या तो फर्म के द्वारा या फर्म के बिहाफ पर आपने कोई भी माल परचेज किया हो तो वो भी फर्म की प्रॉपर्टी होती है। अब सवाल उठा, कई बार ना एक दिक्कत आती है कि फॉर एग्जांपल कार है, फर्म में ना कार चल रही है, तो कार किसकी है? अब कार फर्म की है या उस पार्टनर की है जो उसे लाया है? ये जब भी सवाल आता है तो फिर देखना पड़ेगा हमें इंटेंशन क्या है। अगर पार्टनर ने कहा कि ठीक है ना, मेरी कार घर खड़ी रहती है, क्या हुआ, मैं फर्म में यूज कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मगर फर्म की प्रॉपर्टी के रूप में वो नहीं लाया, बट अपनी कार को फर्म को यूज करने के लिए दे रहा है ताकि वो वैसे ही खराब पड़ी रहती है, मगर कार है किसकी? पार्टनर की है। यानी कि सब कुछ डिपेंड करता है पार्टनर्स के बीच के इंटेंशन पर। द डिटर्मिनेशन ऑफ द क्वेश्चन वेदर अ पार्टिकुलर प्रॉपर्टी फर्म की है या नहीं अल्टीमेटली डिपेंड अपॉन द रियल इंटेंशन और एग्रीमेंट ऑफ द पार्टनर। केवल इस बात से कि फर्म कोई प्रॉपर्टी यूज कर रही है वो फर्म की नहीं हो जाएगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पार्टनर अपनी प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए फर्म को दे देता है। The mere fact that the property of the partner is being used for the purpose of the firm shall not by itself make it a partnership property unless it is intended to be treated as such। ठीक है ना? तो फिर पार्टनर में बाय एन एग्रीमेंट, किसी भी वक्त पार्टनर एक एग्रीमेंट के द्वारा कन्वर्ट कर सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑफ द पार्टनर। पार्टनर की जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी थी उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? फर्म की प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और द सेपरेट प्रॉपर्टी ऑफ एनी पार्टनर इनटू अ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। यानी कि ये और बात है कि एग्रीमेंट के द्वारा कभी भी पार्टनर अपनी प्रॉपर्टी को फर्म की प्रॉपर्टी में ट्रांसफर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए किसी को कैपिटल कंट्रीब्यूशन लेके आना है, नहीं है उनके पास कैश या बैंक बैलेंस नहीं बचा, तो फिर आप अपनी कार फर्म के नाम कर देते हो, तो वो भी कैपिटल कंट्रीब्यूशन के रूप में मानी जा सकती है। ठीक हो गई ना? इतनी बात क्लियर हो गई? चल सकते हैं? क्या हुआ? अब हम आते हैं गुडविल। गुडविल की बात करूं तो अगर मैं आपसे कहूं कि गुडविल किसकी प्रॉपर्टी है, तो आप कहेंगे कि गुडविल फर्म की प्रॉपर्टी है। गुडविल फर्म की प्रॉपर्टी है, यस। अच्छा, वैसे गुडविल को डिफाइन कैसे किया जाता है? गुडविल को डिफाइन तो नहीं किया जा सकता, मगर हम ये कह सकते हैं कि गुडविल क्या है? रेपुटेशन है। यानी कि फर्म की जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो रेपुटेशन फर्म बिल्डअप की है उसे गुडविल कहते हैं। अच्छा, क्या ऐसा पॉसिबल है कि गुडविल को प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म माना जाए? हाँ, वो किसी एक इंडिविजुअल पार्टनर की नहीं है, वो तो सभी पार्टनर्स की मिलके है। तो क्या उस गुडविल
गुडविल को एसेट माना जाएगा? यस, बिल्कुल एसेट माना जाएगा और उसे बेचा भी जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर फर्म चलती चलाई फर्म अपना बिजनेस उठा के किसी नई फर्म को बेच देती है तो इसमें गुडविल भी बिकती है। यस, गुडविल के बिकने के साथ में ना कुछ कंडीशंस लग सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको याद होगा तो आपने वॉइड एग्रीमेंट नाम का एक चैप्टर किया था जहां पर एग्रीमेंट एंड रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड किया था। उस एग्रीमेंट एंड रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड की कुछ एक्सेप्शंस थी, जिन एक्सेप्शंस में सेल ऑफ गुडविल भी था। कुछ याद आ रहा है? सेल ऑफ गुडविल में अगर आप गुडविल सेल करते हो तो बायर आपसे कुछ कंडीशंस लगवा सकता है। वो क्या? कि फॉर एग्जांपल अब आप सेम ब्रांड नेम यूज नहीं करोगे फॉर अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम विद इन अ रीजनेबल लोकल लिमिट, आप यूज नहीं करोगे। याद आ रहा है कुछ? सेम बिजनेस नहीं करोगे, ऐसी कोई गुडविल की सेल पे कंडीशन लगाई जा सकती है? बिल्कुल लगाई जा सकती है। तो सेक्शन 14 याद नहीं करना। गुडविल ऑफ द बिजनेस क्या है? इज सब्जेक्ट टू अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर टू बी रिगार्डेड एज अ प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। बट ये सेक्शन के अंदर गुडविल को डिफाइन नहीं किया गया। गुडविल इज अ कॉन्सेप्ट विच इज वेरी टू अंडरस्टैंड, इजी टू अंडरस्टैंड बट डिफिकल्ट टू डिफाइन है। ठीक है, आगे गुडविल में भी डिफाइंड एज अ वैल्यू ऑफ reputation of the business house in respect of the profit expected in future over and above the normal level of the profit earned by the undertaking। में दो कचौड़ी वाले हैं, एक नत्थू लाल एक श्याम लाल। भाई साहब कचौड़ी वाला नॉर्मली कितना बेच पाएगा? 50-100 कचौड़ी एक दिन में, परंतु सोहन लाल जो है वो दिन की 1000 कचौड़ी बेच लेता है। क्यों? क्योंकि भाई साहब उसकी चटनी के कारण उसकी गुडविल इतनी हो चुकी है। तो फिर तो गुडविल क्या है? जो नॉर्मल लोगों से ऊपर आप कमा रहे हो अपनी रेपुटेशन के कारण, वो गुडविल है। ठीक है जी। व्हेन द पार्टनरशिप फर्म इज डिसॉल्व्ड, every partner has a right in the absence of an agreement to have the goodwill of the business sold for the benefit of all the partners। तो हर एक पार्टनर का अधिकार होता है कि वो कह सकता है कि गुडविल को बेचो, जो भी आएगा वो फर्म की प्रॉपर्टी बनेगी। गुडविल फर्म की प्रॉपर्टी है, इसे सेपरेटली भी बेचा जा सकता है और अलॉन्ग विद अदर प्रॉपर्टीज भी बेचा जा सकता है। ठीक है जी। चलिए फिर एनी पार्टनर मे अपॉन द सेल ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म मेक एन एग्रीमेंट विद द बायर डेट, याद करो एग्रीमेंट एंड रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड का टॉपिक। सेल ऑफ गुडविल के वक्त पर बायर के साथ एक एग्रीमेंट कर सकते हो कि सच पार्टनर विल नॉट कैरी ऑन द सेम बिजनेस सिमिलर टू डेट ऑफ द फर्म विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड, एक स्पेसिफाइड पीरियड में और स्पेसिफाइड लोकल लिमिट के अंदर। याद आया? ये वही एग्रीमेंट एंड रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड का पैराग्राफ है। बढ़ सकते हैं आगे, चल सकते हैं। तो गुडविल पर अगर आ जाए तो इनमें से 2-3 पैराग्राफ आराम से जाके पेल सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर। क्या मैं कह सकता हूं पार्टनर की प्रॉपर्टी अलग होती है एंड फर्म की प्रॉपर्टी अलग होती है? क्या अगर अपनी प्रॉपर्टी कोई पार्टनर फर्म को यूज करने के लिए दे रहा है तो क्या वो फर्म की प्रॉपर्टी बन जाएगी? सोच के देखना। अगर मैं अपनी कार अपनी फर्म को दे रहा हूं कि भाई यूज कर लो, तो इसका मतलब वो फर्म की प्रॉपर्टी बन जाएगी क्या? नहीं। तो इसलिए वेयर द प्रॉपर्टी इज एक्सक्लूसिवली बिलोंग टू अ पर्सन, यानी कि किसी पार्टनर से रिलेट करती है, इट डज नॉट बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म मियरली बिकॉज इट इज यूज फॉर द बिजनेस ऑफ द फर्म। यानी कि सच प्रॉपर्टी विल बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनरशिप फर्म ओनली अगर एग्रीमेंट में लिखा हो कि पार्टनर जो है इसे अपने शेयर के रूप में फर्म के लिए ला रहा है। ठीक है जी। चलिए जी आगे ये छोड़ देना, सेक्शन 15 करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, पर्सनल प्रॉफिट अर्न्ड बाय द पार्टनर। हाँ जी, पार्टनरशिप में होने वाली ट्रांजैक्शन में फॉर एग्जांपल फर्म एक माल बेचती है 1 लाख रुपए का, पार्टनर ने उस माल को किसी को 1.25 लाख रुपए में चिपका दिया। वो जो 25,000 रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ पार्टनर को, कर्तव्य क्या बनता है कि अपनी जेब में डाल लो और फर्म को 1 लाख रुपए दे दो, या फिर 25,000 रुपए भी फर्म को दे दो एक्स्ट्रा जो आपने लिए हैं। आंसर इस पूरे का पूरा अमाउंट फर्म के नाम कर दो। वेयर अ पार्टनर डिराइव एनी प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ फ्रॉम एनी ट्रांजेक्शन ऑफ द फर्म from the use of the property or the business connection of the firm, he must account for that profit and pay it to the firm। यानी कि फर्म का माल बेच के अगर आपने कोई भी प्रॉफिट कमाया है, कोई भी ट्रांजैक्शन फर्म की हुई है, वहां से आपने कोई भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया है, वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट तुम्हारा नहीं है, फर्म है तो तुम्हारा का फर्म का है, तो तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि उस प्रॉफिट को
चाप फर्म को दे दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर आफ्टर अ चेंज इन द फर्म। हाँ जी, वैसे अगर मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म में कोई चेंज होता है, अच्छा चेंज कब कब हो सकता है, मैं कहता हूं मान लीजिए कोई नया पार्टनर इंट्रोड्यूस होता है, यहां पर चेंज हो सकता है, या फिर किसी पार्टनर की रिटायरमेंट या डेथ हो जाती है, या फिर where the partnership business is carried on after the expiry of the fixed term for the purpose। यानी कि पार्टनरशिप फर्म 5 साल की थी, 5 साल खत्म हो गए, पार्टनरशिप अभी भी चल रही है, पार्टनरशिप एट विल बन जाएगी। अब सवाल उठा कि ऐसे सिचुएशन में राइट्स एंड लिएबिलिटीज ऑफ द पार्टनर्स कैसे गवर्न होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं मान लीजिए सब्जेक्ट टू अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर, यानी कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और लिखा हुआ है तो वो लग जाएगा, और अगर नहीं लिखा हुआ तो फिर क्या मैं कह सकता हूं चेंज इन द फर्म हुआ। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कुछ नहीं डिफाइन है तो हर पार्टनर की रेशो कितनी होती है, बताओ जी। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा हुआ तो रेशो कितनी होती है, इक्वल। तो नया पार्टनर आ जाए तो भी रेशो कितनी होगी, इक्वल। और अगर मान लीजिए कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर की डेथ हो जाए या रिटायरमेंट हो जाए तो भी रेशो क्या रहेगी, इक्वल। बट अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कुछ और लिखा हुआ है तो वो लग जाएगा, क्योंकि लिखा हुआ है, लाइन क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। इसका मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और लिखा है तो वो लगाओ, और नहीं लिखा तो फिर इक्वल। यानी कि इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं कि कोई पार्टनर नया आए या पुराना जाए, क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा राइट्स एंड लायबिलिटीज पे, नहीं। Where a change occur in the constitution of the firm, the mutual rights and duties of the partners remains unchanged। कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर मैं कहता हूं फर्म 5 साल की थी, 5 साल पूरे हो गए, फर्म अभी भी चल रही है, बताइए क्या फर्म में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में किसी प्रकार का चेंज होगा, नहीं, चलता रहेगा वही का वही। यस, क्या चेंज होगा, कोई भी नहीं चेंज होगा भाई। मैं कहता हूं पहले ए बी सी डी 4 पार्टनर थे, 2 पार्टनर एक्टिव पार्टनर थे, ए और बी, 5 साल पूरे हो गए फर्म को, अभी भी फर्म चल रही है, तो ए और बी अभी भी एक्टिव पार्टनर ही है। यानी कि वेयर अ फर्म कंस्टिट्यूटेड फॉर अ फिक्स्ड टर्म कंटिन्यू टू कैरी ऑन द बिजनेस आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ दैट टर्म, the mutual rights and duties of the partners remains the same as they were before the expiry, so far as they may be consistent with the incident of the partnership at will। मतलब ये लास्ट लाइन भी लिखने की भी जरूरत नहीं है, छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि बिल्कुल जैसे पहले राइट थे वैसे ही अब भी चलते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। वेयर एडिशनल अंडरटेकिंग वर कैरिड आउट, फर्म का बिजनेस पहले गारमेंट्स का था, एग्जिस्टिंग बिजनेस था गारमेंट्स का, अब फर्म का बिजनेस गारमेंट्स प्लस केमिकल दोनों का हो गया, गारमेंट्स प्लस केमिकल दोनों का हो गया। क्या पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कोई चेंज होने वाला है क्या इससे, बिल्कुल भी नहीं। तो यानी कि जो राइट्स एंड ड्यूटीज पहले थे वही के वही चलते रहेंगे, चाहे फर्म कोई नया बिजनेस करने लग जाए, बिल्कुल ठीक कहा। यानी कि कोई भी राइट्स एंड लायबिलिटीज के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं आएगा। बताइए कोई भी दिक्कत, ठीक हो गई इतनी बात। चलिए फिर आता है हमारा रिलेशन ऑफ द पार्टनर्स टू द थर्ड पार्टी, या फिर किसी भी पार्टनर की इंप्लाइड अथॉरिटी। इंप्लाइड अथॉरिटी का मतलब होता है कि क्या अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कुछ नहीं भी लिखा हुआ तो भी कोई पार्टनर अपनी हरकतों से पूरी की पूरी फर्म को लायबल बना सकता है। हां जी हां, बना सकता है। ओ यानी कि कोई भी पार्टनर अपनी हरकतों से अपने द्वारा किए गए काम से फर्म को लायबल बना सकता है, हां, परंतु शर्त यह है कि 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जानी चाहिए। बट सवाल उठा कि सर मान लीजिए अगर ये पावर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में नहीं लिखी तो भी वो लायबल बना सकता है फर्म को। जी हां, यही तो खास बात है। यानी कि अगर नहीं भी लिखी तो भी लायबल बना सकता है फर्म को। वाओ, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। यस, कैसे? इसी अथॉरिटी को तो तभी तो हम इंप्लाइड अथॉरिटी कहते हैं। तो इंप्लाइड अथॉरिटी का मतलब क्या है, यानी कि अगर मान लीजिए पार्टनर के पास ताकत है अपनी हरकत से बाकी सभी पार्टनर्स को लायबल कर देने की, तो दिस अथॉरिटी इज कॉल्ड एज इंप्लाइड
अथॉरिटी, इसे ही इंप्लाइड अथॉरिटी कहा जाता है। ओके, हाँ जी। अब कोई भी पार्टनर बाकी पार्टनर को अपनी इंप्लाइड अथॉरिटी से लायबल बना सकता है अगर उसके द्वारा किया गया काम 3 कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर रहा है। ध्यान रखना, 3 कंडीशंस हैं, अगर ये तीनों कंडीशंस को आप सेटिस्फाई कर रहे हो तो बाकी सारे पार्टनर्स लायबल हो जाएंगे। अच्छा, पहला, द एक्ट मस्ट रिलेट टू द नॉर्मल बिजनेस ऑफ द फर्म। एक्ट मस्ट रिलेट टू द नॉर्मल बिजनेस ऑफ द फर्म। ठीक है जी, यानी कि जो भी आप काम कर रहे हैं वो फर्म के बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप फर्म के लिए गुड्स लेकर आए हैं, फॉर एग्जांपल आप फर्म के लिए लोन लेकर आए हैं। दूसरी कंडीशन, एक्ट मस्ट हैव बीन डन इन द यूजुअल वे ऑफ कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म। यानी कि अगर मैं कहूं कि मान लीजिए एक फर्म ऑफ एडवोकेट है, सॉलिसिटर्स, यहां पर एक पार्टनर फर्म के ब्याह पर बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करता है, क्या पार्टनरशिप फर्म, क्या एडवोकेट्स की फर्म बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करेगी? क्या ये यूजुअल वे है बिजनेस करने का? नहीं। क्यों? क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करते हैं बिजनेसमैन, ट्रेडर्स। ये एडवोकेट्स कब से ट्रेडर बन गए हैं? क्या मतलब मैं एडवोकेट बन के माल बेच रहा हूं तो फिर तुम एडवोकेट मत कहो। तो इसका मतलब सॉलिसिटर्स की फर्म अगर है तो उनका काम भाई सॉलिसिटेशन देना होगा, एडवोकेसी देना होगा, तो उनका काम तो अलग हो गया। तो उनके काम में बिल ऑफ एक्सचेंज तो एक्सेप्ट होता नहीं, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज तो बिजनेस में एक्सेप्ट होता है। तो यानी कि जो आपने किया, क्या ये फर्म के लिए जरूरी था या यूजुअल वे ऑफ कैरिंग द बिजनेस था? नहीं, आपके बिजनेस को चलाने के लिए ये काम जरूरी नहीं था, मतलब आपने जबरदस्ती किया तो और बात है। तो इंप्लाइड अथॉरिटी की पहली कंडीशन, फर्म के बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, ये फर्म का एक नॉर्मल तरीका होना चाहिए बिजनेस करने का। और तीसरा कंडीशन, ये फर्म के नाम पर किया जाना चाहिए। ठीक है जी। से फॉर एग्जांपल, एक पार्टनर जाकर फर्म के ब्याह पर लोन लेके आ गया। लोन क्या फर्म को चाहिए होता है? हाँ जी। तो क्या मैं कह सकता हूं कि फर्म के बिजनेस के लिए किया गया? हाँ। क्या यूजुअल वे के अंदर फर्म को लोन की जरूरत पड़ सकती है? बिल्कुल पड़ सकती है। क्या वो फर्म के नाम पर लोन लेके आया है? नहीं, अपने नाम पर लाया है। अब फर्म लायबल नहीं होगी। यानी कि ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है, और अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो कोई भी पार्टनर फर्म को अपने द्वारा किए गए काम से लायबल बना सकता है। बात समझ आ रही है? कोई भी पार्टनर अपने द्वारा किए गए काम से पूरी की पूरी फर्म को लायबल बना सकता है अगर वो तीनों कंडीशन पूरी हो जाएं। अब सवाल उठा, सर कोई एग्जाम्पल बताइए जहां पर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। तो चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल्स देखिएगा। हाँ जी, स्टेचुटरी रेस्ट्रिक्शन, अच्छा वो एग्जाम्पल तो अब हटा दिए थे नए स्टडी मटेरियल में। हाँ, हटा दिए थे। अब समझना, क्या ऐसा पॉसिबल है कि मान लीजिए एक पार्टनर है जो बार बार जाके फर्म के ब्याह पर माल परचेस करके ले आता है। अब बाकी पार्टनर परेशान है, भाई तुम माल तो लाई तो जा रहा है, लाई जा रहा है, चलो सस्ता ला रहा है, ठीक है, मगर बेचेंगे कहाँ? बेचने के लिए तो प्रबंध होना चाहिए, हमारे पास बेचने का प्रबंध नहीं है। तो फिर बाकी पार्टनर्स ने मिलकर उसकी इंप्लाइड अथॉरिटी पे रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि आज के बाद ना हमारा डी नाम का पार्टनर 10,000 रुपए से ज्यादा का माल नहीं लाएगा। 10,000 रुपए से ज्यादा के माल के लिए फर्म लायबल नहीं होगी। बहुत अच्छी बात है। वो डी इतना नालायक था कि फिर जाके 50,000 रुपए का माल ले आया। फर्म लायबल है क्या? 50,000 रुपए के माल के लिए फर्म लायबल है? देखो ये बड़ी सीधी सी बात है। अब आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या जो आपने इंप्लाइड अथॉरिटी पे रेस्ट्रिक्शन लगाई है, क्या वो बाकी पार्टनर्स को पता, क्या वो क्रेडिटर्स को पता है? यानी कि क्या वो थर्ड पार्टी को पता है कि भैया की ये रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई है? अगर तो उन्हें भी पता है तो ठीक है, बट उन्हें नहीं पता तो ध्यान रखना वो रिकवरी फर्म से ही करेंगी। कैसे? भाई ए बी सी जैसे पार्टनर थे किसी फर्म के, ऑल द पार्टनर्स एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट, जहां पर प्रोवाइड किया गया कि कोई भी पार्टनर परचेज नहीं करेगा ऑन गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म फॉर मोर देन 40,000। बी नाम के पार्टनर ने फिर भी 70,000 रुपए का माल परचेज कर लिया। अब दो सिचुएशन हो सकती हैं, क्या क्रेडिटर को अवेयर था या नहीं अवेयर था? अगर क्रेडिटर अवेयर नहीं थे इस रेस्ट्रिक्शन के बारे में तो उनकी नजर में तो इंप्लाइड अथॉरिटी में कवर होता है। ये तो और बात है कि आपने रेस्ट्रिक्शन लगा दी है एंड क्रेडिटर्स वर नॉट अवेयर, तो पूरी फर्म लायबल होगी क्रेडिटर को? यस। परंतु अगर क्रेडिटर को इस रेस्ट्रिक्शन का पता था
तो भैया क्रेडिटर देखो जी, रेस्ट्रिक्शन कितनी है 40,000 रुपए तक की, तो 40,000 रुपए तो आप फर्म से रिकवर करोगे, बाकी के 30,000 आप उस इंडिविजुअल पार्टनर से रिकवर करोगे। क्लियर हो गई इतनी बात? कोई दिक्कत यहां तक? चलिए और आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद कहता है कि अब कोई ऐसे काम बताइए जो कि इंप्लाइड अथॉरिटी में कवर ना होते हो, यानी कि कुछ ऐसे काम जिनके लिए आपको एक्सप्रेस अथॉरिटी चाहिए। ये वो काम है जो कि इंप्लाइड अथॉरिटी में कवर नहीं होने वाले। कौन कौन से हैं? पहला, अगर आप फर्म के बिहाफ पर कोई केस आर्बिट्रेशन में सबमिट करना चाहते हैं तो आर्बिट्रेशन क्या होता है? आर्बिट्रेशन होता है कि जहां पर दो लोगों के बीच में झगड़ा होगा तो दोनों लोग मिलकर डिसाइड करेंगे कि झगड़े का निपटारा कैसे किया जाएगा। मतलब को जज अपने आप खुद अपॉइंट करेंगे, किस जगह पे हियरिंग होगी ये भी खुद डिसाइड करते हैं। दिस इज कॉल्ड आर्बिट्रेशन। आजकल प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत चलता है। टू सबमिट अ डिस्प्यूट टू द आर्बिट्रेशन रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ द फर्म। सेकेंड, टू ओपन अ बैंक अकाउंट। अगर फर्म के बिहाफ पर आप बैंक अकाउंट ओपन करना चाह रहे हो तो इसके लिए एक्सप्रेस अथॉरिटी चाहिए, क्योंकि बैंक आपका अकाउंट ओपन ही नहीं करेगा जब तक आप बाकी पार्टनर्स की या पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये एक्सप्रेस अथॉरिटी नहीं लेकर आएंगे। थर्ड, टू कॉम्प्रोमाइज और रेलिंक्विश एनी क्लेम और पोर्शन ऑफ द क्लेम बाय द फर्म। फर्म ने किसी से पैसे रिकवर करने थे, आपने कहा छोड़ो, माफ किया सब कुछ, भाई पिताजी का माल है, माफ किया, पहले एक्सप्रेस अथॉरिटी लाओ कि फर्म के बिहाफ पर आप सारा क्लेम राइट ऑफ कर रहे हो। फिर टू विड्रॉ सूट और प्रोसीडिंग फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। फर्म ने केस फाइल किया हुआ था, आपने जाके विड्रॉ कर लिया, नहीं कर सकते, अथॉरिटी चाहिए। नेक्स्ट, टू एडमिट एनी लायबिलिटी इन अ सूट और प्रोसीड अगेंस्ट द फर्म। यानी कि आप फर्म के बिहाफ पर लायबिलिटी जाकर एडमिट कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ जी हम इसके लिए लायबल हैं, तो आप फर्म के बिहाफ पर जाकर गवाही तो दे सकते हो, एडमिट तो कर सकते हो, परंतु शर्त यह है कि आपको इसके लिए एक्सप्रेस अथॉरिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट, कोई अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हो ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। नेक्स्ट, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना चाहते हो। नेक्स्ट, अगर पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पर एक और फर्म पार्टनरशिप करना चाहते हो, यानी कि एज अ पार्टनर यू वांट टू एंटर इनटू फर्दर पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, तो फिर पहले आपको एक्सप्रेस अथॉरिटी चाहिए। चलिए, सन एंड फादर रनिंग फर्म इज अ पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप। पार्टनरशिप है भाई, वो सारे अगर फीचर पूरे हो जाएं, एक के द्वारा किए गए काम के लिए दूसरा लायबल है, प्लस शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है, तो पार्टनरशिप है, नहीं तो नहीं है। होती है ना हस्बैंड वाइफ के बीच में पार्टनरशिप, बाप बेटे के बीच में पार्टनरशिप आराम से बनती है, बहुत बनती है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। राइट ऑफ अ पार्टनर इन एन इमरजेंसी। एक सिचुएशन की कल्पना करके देखो ना, अगर 4 पार्टनर हैं, 3 पार्टनर घूमने के लिए गए हुए हैं बाहर विदेशों में, अचानक से एक यहां पर जो है सुनामी आ गई, मान लीजिए मुंबई में या केरला में आ गई सुनामी। अब बाकी जो चौथा पार्टनर है वो बाकी तीनों पार्टनर्स को फोन कर रहा है, फोन मिल ही नहीं रहा। ओ भाई, अब क्या किया जाए भाई, अब क्या किया जाए? तो उसने क्या किया, इनका बिजनेस था शेयर में डील करने का, तो इसने क्या किया, लास्ट जो पार्टनर था उसने क्या किया, इसको ये न्यूज में मिली कि मान लीजिए ये तीनों पार्टनर यूरोप गए हुए थे कि यूरोप के ऊपर रशिया बम गिराने वाला है, मार्केट और नीचे जा रही थी। इसने तीनों पार्टनर से कांटेक्ट करने की कोशिश की, कांटेक्ट नहीं हुआ तो इसने उठा के शेयर बेच दिए। अब इसने सही किया या गलत किया? इस सवाल का जवाब आपने मेरे को देना है। पहला, पार्टनर के पास अथॉरिटी है कि वो अपनी हरकतों से पूरी फर्म को लायबल ठहरा सकता है अगर 2 कंडीशन है। पहला, उसने काम गुड फेथ में किया है, यानी कि वो नहीं चाहता था किसी का नुकसान हो, वो सही किया, उसने अपनी तरफ से सही किया। दूसरा, उसने अपनी तरफ से कोशिश की कि फर्म के लॉस को कम से कम किया जा सके। बड़ी सीधी सी बात है कि मैं जैसे अपना एग्जांपल लेता हूं। एक बार जिस दिन रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया था, मैंने डर के मारे कि भैया अब तो ये हुआ ही हुआ, छिड़ा वॉर, छिड़ा ही छिड़ा। मेरे पास HDFC बैंक थे, HDFC थे और 5-7 बहुत बढ़िया बढ़िया कंपनीज के शेयर थे, मैंने सारे उठा के बेच दिए भाई। मैंने कहा चलो अब जो फर्दर लॉस होगा उससे बच जाएंगे, क्योंकि मार्केट जो थी, सेंसेक्स जो था उस दिन वो 2000 पॉइंट डाउन चला गया था। सुबह सुबह मैंने 9:30 बजे ही बेच डाले, शाम होते होते तो सेंसेक्स वापस आ गया तो अगर मैं ना बेचता तो मतलब मैंने जो अपना
4-5 लाख का लॉस बुक किया, वो मुझे बुक करने की जरूरत नहीं थी। वो दिन के एंड तक सब रिकवर हो गया। मगर मैंने उस वक्त जब ये काम किया, तब तो मैं गुड फेथ में कम कर रहा था ना कि भाई अगर मान लो एक दूसरे के ऊपर ज्यादा बड़े बम मार दिए इन्होंने, युद्ध छिड़ रहा था बड़ा गजब का, तो फिर तो ये सोच के मैंने बेच दिया, बट ये चाल पड़ गई उल्टी। तो ऐसे ही किसी पार्टनर के साथ हो गया। ठीक है, चलिए। एडमिशन बाय पार्टनर। अच्छा, इस एडमिशन का ना ज्यादातर बच्चे मतलब क्या लेते हैं कि पार्टनर की एंट्री होना, ना 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 ना, उसे पार्टनरशिप एक्ट नाम देता है इंट्रोडक्शन। ये एडमिशन का मतलब होता है, से फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप की फर्म में एक पार्टनर है नथुलाल। अब कोर्ट ने नथुलाल को बुलाया कि नथुलाल को पेश किया जाए। नथुलाल गवाही देने के लिए फर्म के बिहाफ पर पहुंच गया। नथुलाल से सवाल पूछा गया, बोल नथु, तेरी फर्म ने माल परचेस किया था? उसने कहा जी किया था। क्या उसकी हां के द्वारा या उसके द्वारा दिए गए एडमिशन या गवाही के द्वारा क्या पूरी फर्म लायबल बन जाएगी? यस, इसे कहते हैं एडमिशन। एडमिशन का मतलब लायबिलिटी को स्वीकार करना। तो कोई भी एडमिशन अगर कोई पार्टनर करता है तो पूरी की पूरी फर्म लायबल होगी। शर्त यह है कि यह एडमिशन किससे रिलेटेड होना चाहिए? फर्म के बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। एंड ये एडमिशन फर्म के ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस में किया जाना चाहिए। यानी कि सच एडमिशन मस्ट रिलेट टू द अफेयर्स ऑफ द फर्म, फर्म के बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए और फर्म के नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस में किया जाना चाहिए। ठीक हो गई इतनी बात? कोई दिक्कत नहीं? नेक्स्ट पॉइंट, नोटिस टू द पार्टनर। हाँ जी, अब हुआ क्या कि एक पार्टनर जो है, नाम था जिसका डी या फिर बी, देख लेते हैं, ए बी सी 3 पार्टनर थे और बी ने फर्म के बिहाफ पे ना माल परचेस कर रहा था। तो क्रेडिटर ने कहा, बी भाई आप माल तो परचेस कर रहे हो बट इस बार का जो माल है ना थोड़ा इंफीरियर क्वालिटी का है। बी ने कहा कोई दिक्कत नहीं, भेज दो। उन्होंने भेज दिया। अच्छा, जब ए और सी ने ये माल देखा, उन्होंने क्रेडिटर को कहा कि हम तुम्हें पेमेंट नहीं करेंगे क्योंकि ये तो इंफीरियर क्वालिटी का माल है। भाई क्रेडिटर ने कहा, पागल समझ रखा है क्या? हमने बी को इस बात का नोटिस दे दिया था पहले ही। ए और सी ने कहा हमें तो नहीं दिया ना, उसे दिया है ना। क्या क्रेडिटर सबको नोटिस दे? या फिर एक नोटिस अगर किसी पार्टनर को दे दिया तो वो नोटिस सबके लिए है? आंसर है सबके लिए है। यानी कि अगर नोटिस किसी एक पार्टनर को दिया तो माना जाएगा कि पूरी फर्म को दिया गया है। ठीक है ना? तो एनी नोटिस रिगार्डिंग एनी डिफेक्ट इन द गुड्स अगर किसी पार्टनर को देते हो तो ये माना जाएगा कि ये नोटिस पूरी फर्म का है, अगर 3 शर्तें पूरी हो जाएं। पहला, ये नोटिस फर्म के बिजनेस से रिलेटेड है, फर्म के बिजनेस से रिलेटेड नोटिस दिया है, ये नहीं कि वो तेरी गर्लफ्रेंड उसके साथ घूम रही है, ये नोटिस नहीं दिया। सेकंड, ये नोटिस किसी एक्टिव पार्टनर को दिया जाना चाहिए। और थर्ड, उस पार्टनर के बीच में और क्रेडिटर के बीच में कोई मिली भगत नहीं मिलनी चाहिए, कोई मिली भगत इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई अगर हो गई तो इसका मतलब है कि वो जो आपने नोटिस पार्टनर को दिया है वो पूरी फर्म का नोटिस माना जाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहता है लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर टू द थर्ड पार्टीज, यानी कि पार्टनर्स क्या क्रेडिटर्स को लायबल होंगे? देखना शुरू करते हैं। पहला बात कहता है लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म। हाँ जी, फर्म के द्वारा की गई किसी भी हरकत के लिए बाकी सारे पार्टनर लायबल होते हैं। यस, यानी कि हर पार्टनर की लायबिलिटी जॉइंट एंड सेवियरली होती है, मतलब वो जॉइंटली भी लायबल है और वो इंडिविजुअली भी लायबल है कि पहले तू सारा पैसा दे दे और बाद में तू बाकी पार्टनर से रिकवर करता रही हो। किसको? थर्ड पार्टीज को, फॉर ऑल द एक्ट्स विच कम अंडर द स्कोप ऑफ देयर एक्सप्रेस या इंप्लाइड अथॉरिटी। यानी कि क्या ये पॉसिबल है कि अगर मान लीजिए सी गया फर्म के बिहार पर 2 लाख रुपए का माल परचेस करके लाया तो वो 2 लाख रुपए बाद में फर्म से रिकवर कर सकता है? यस। अभी जो उसने 2 लाख रुपए अपनी जेब से दिए हैं वो सेवरल दिए हैं, ठीक है ना? और अगर तीनों मिलकर एक साथ पेमेंट कर रहे हैं तो जॉइंट है, तो जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी होती है। यानी कि कोई भी एक्ट किया जाता है विद इन द स्कोप ऑफ अथॉरिटी आर एक्ट डन टुवर्ड द बिजनेस ऑफ द फर्म, तो इसलिए हर पार्टनर लायबल है फर्म के बिहाफ पर कुछ भी होता है तो। अगली बात, लायबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ द पार्टनर। अगर कोई पार्टनर गलत कोई काम कर रहा है,
कोई गलत काम कर रहा है, से फॉर एग्जांपल मान लीजिए 1 लाख रुपए का माल 40,000 रुपए में बेच दिया, तो फर्म लायबल है? यस, फर्म इज लायबल टू द सेम एक्सटेंट एज द पार्टनर फॉर एनी लॉस और इंजरी कॉस्ट टू द थर्ड पार्टी। सिमिलरली अगर कोई घटिया माल उठा के आपने थर्ड पार्टी को चिपका दिया, फर्म लायबल है? यस, बाय द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ द पार्टनर इफ दे आर डन बाय द पार्टनर वाइल एक्टिंग ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस में अगर उसने ऐसा किया है, और विद द अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स, यानी कि अथॉरिटी के अंदर किया है और इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस किया है। घटिया माल अगर मान लीजिए किसी थर्ड पार्टी को चिपका दिया, क्या फर्म लायबल है केस के लिए? यस, पूरी फर्म लायबल है। फिर लायबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर द मिस एप्लीकेशन बाय द पार्टनर। मिस एप्लीकेशन का मतलब होता है, से फॉर एग्जांपल किसी कस्टमर ने फर्म को पैसा लौटाया, माल खरीदा था, आज फर्म को पैसा दिया 1 लाख रुपए, एक पार्टनर ने रिसीव किया और वो उठा के खा गया उस पैसे का, क्या कस्टमर दोबारा लायबल है अब पे करने के लिए? नहीं, उसने तो पैसा पे कर दिया है। तो इसलिए वेयर अ पार्टनर एक्टिंग विद इन हिज अथॉरिटी मनी रिसीव करते हैं फर्म के बिहाफ पर, या प्रॉपर्टी रिसीव करते हैं थर्ड पार्टी पर और उसे गलत जगह यूज कर लेते हैं। मिस अप्लाई मतलब गलत जगह यूज करना। या फिर अ फर्म इन द कोर्स ऑफ इट्स बिजनेस रिसीव मनी और प्रॉपर्टी फ्रॉम अ थर्ड पार्टी। पैसा रिसीव किया फर्म ने, पार्टनर ने नहीं, फर्म ने, बट वो पैसा फर्म की गुल्लक से उठा के कोई पार्टनर चला गया, फर्म की गुल्लक से उठा के चला गया। दोनों पॉइंट में डिफरेंस क्या है? ए में पार्टनर ने पैसा रिसीव किया और लेके भाग गया, बी में फर्म ने रिसीव किया मगर फर्म से पार्टनर लेके भाग गया। तो फिर क्या फर्म लायबल रहेगी? यस, ऑब्वियसली फर्म ही लायबल रहेगी, और क्या। नेक्स्ट पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभी तक का, राइट ऑफ ट्रांसफरी ऑफ द पार्टनर्स इंटरेस्ट। आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। अभी तक जितना कॉन्सेप्ट किया उसको रिकॉल करो। क्या कोई पार्टनर अपना शेयर उठा के किसी आउटसाइडर को दे सकता है? अगर दिया तो वो आउटसाइडर सब पार्टनर है। फिर मैंने कहा था कि अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो आपको कंसेंट बाकी पार्टनर्स की लेनी पड़ेगी। अगली बात, क्या वो जो सब पार्टनर है उसके पास राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट आ जाता है? बिल्कुल नहीं आता। यही हमने कॉन्सेप्ट किया है, बस यही लिखा हुआ है, पढ़िएगा। A share in the profit is transferable like any other property, but as the partnership relation is based on the mutual confidence, the assignee मतलब ट्रांसफर करने वाला, ट्रांसफर जिसको किया जा रहा है वो ट्रांसफरी जिसको ट्रांसफर किया जा रहा है, of a partner's interest by the sale, mortgage or otherwise cannot enjoy the same right and privilege as the original partner। तो आपको ओरिजिनल पार्टनर के अधिकार तो नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। द राइट ऑफ सच ट्रांसफरी आर एज फॉलो। जब तक फर्म चल रही है तब तक सच ट्रांसफरी इज नॉट एंटाइटल्ड। क्या आप फर्म के बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकते हो? नहीं। क्या आप फर्म के अकाउंट्स चेक करने की बात कर सकते हो? नहीं। फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्ट करने की बात कर सकते हो? नहीं। तुम्हें केवल शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलना है जो किसी पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट है, बस वो शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलना है, ठीक है ना। चलिए अगली बात, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म होने पर या फिर रिटायरमेंट होने पर ट्रांसफरी के पास अधिकार क्या क्या होंगे? जो भी रिटायरिंग या फिर डिसोल्यूशन पर उसका शेयर बनता है ट्रांसफरर पार्टनर का, वो शेयर तुम्हारा हो जाएगा। टू रिसीव द शेयर ऑफ द एसेट ऑफ द फर्म टू विच द ट्रांसफरिंग पार्टनर वाज एंटाइटल्ड, एंड for the purpose of ascertaining the share he is entitled to an account as from the date of the dissolution। मतलब ये जो अकाउंट, ये जो उसका शेयर निकाला जा रहा है उसके लिए मांग सकता है, यहां पर आकर वो मांग सकता है he is entitled to an account as from the date of the dissolution। मतलब ये देखने के लिए कि डिसोल्यूशन के बाद अब कुछ बचा तो नहीं है, तो इसलिए डिसोल्यूशन के बाद का फाइनल अकाउंट जो बनाते हो आप, रियलाइजेशन अकाउंट फाइनल, उसकी बैलेंस शीट वगैरह वो मांग सकता है। क्लियर हो गई इतनी बात? चलो जी, आज यहां तक कर लेना अच्छे से। अब अगली क्लास लास्ट क्लास होगी पार्टनरशिप के रिवीजन की, जो हम कल करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय। कल लास्ट क्लास होगी पार्टनरशिप पे।